नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। दोस्तों ये है रेलवे एग्जाम साइंस के लिए स्पेशल प्रैक्टिस सेट नंबर 50। ठीक है, हम एकदम 50% कवर कर चुके हैं पूरा सिलेबस जो हम किरण पब्लिकेशन के बुक से कर रहे हैं। 2000 क्वेश्चन की सीरीज है। आज आपका 1000 क्वेश्चन हो जाएगा। हर वीडियो में हमने 20 क्वेश्चन किए हैं और क्वेश्चन को डिस्कस किया अच्छे से, क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं उसको किया। ठीक है, अगर जो आप पहली बार हमसे जुड़े हो तो एक काम करो, आप पहली बात आज आप इस वीडियो को पूरा देख के जाना। उसके बाद अगर आपको लगे कि यहाँ से फ़ायदा हो सकता है आपके एग्जाम में, आपके एग्जाम की दृष्टि से ये वीडियो इंपॉर्टेंट है, तो आप पूरा प्लेलिस्ट अवेलेबल है, जाके देख डालो। एग्जाम से पहले, एग्जाम डेट से 15 से 20 दिन पहले तक मैं ये पूरा 100 वीडियो का कंप्लीट कर दूंगा। बीच बीच में और भी बहुत सारी चीज़ें लाने वाला हूँ। रीजनिंग के लिए आपको एक हफ्ते के बाद आपका एक नया सीरीज शुरू करूँगा 30 वीडियो का। उन 30 वीडियो में हर टॉपिक का हम 30-30, 25-25 क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होगा, इसलिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल का आइकन क्लिक कर लेना, बने रहना हमारे साथ जब तक आपके एग्जाम्स नहीं हो जाते। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। और हमारे साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट PDF चल रहे हैं जिनको आप ले सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आज का पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। ठीक है, 20 क्वेश्चन करेंगे, हम डिस्कस करते हुए चलेंगे। पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। जब किसी पाषाण मतलब क्या होता है? पत्थर होता है। पुराने ज़माने में पाषाण बोलते थे। जब किसी पाषाण खंड को पानी में डुबोया जाता है तो वह समान यहाँ पे खाली स्थान बना है, समान में पानी को विस्थापित कर देता है। अब एक बात ध्यान रखना दोस्तों, आपका कोई नदी है, ठीक है, आपका कोई नदी है यहाँ पे। अगर जो नदी में आप किसी पत्थर को डुबोते हो, आप नदी में किसी पत्थर को डुबोते हो, ठीक है, तो आपका वह पत्थर क्या करेगा? समान द्रव्यमान में क्या करेगा? समान द्रव्यमान में पानी को विस्थापित करेगा तथा ये अपनी जगह यहाँ पे ले लेगा। कितना विस्थापित करेगा? पत्थर के समान द्रव्यमान में आपके पानी को विस्थापित करके ये जगह ले लेगा। तथा एक चीज़ और ध्यान रखना, एक और नियम होता है, आपने पढ़ा होगा आर्किमिडीज का सिद्धांत। ये आर्किमिडीज का सिद्धांत यहाँ पे फॉलो होता है। ठीक है, जब कोई वस्तु, यहाँ पे कह सकते हैं जब कोई वस्तु किसी तरल में, या आपका तरल है, किसी तरल में पूर्णतः या आंशिक रूप से डुबोई जाती है तो वस्तु के भार में आभासी कमी आ जाती है, और वह जो कमी होती है वस्तु द्वारा विस्थापित तरल के भार के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा आपका, जब किसी पाषाण खंड को पानी में पानी में डुबोया जाता तो समान द्रव्यमान में। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, समान द्रव्यमान में पानी को विस्थापित कर देता है। अब देखो, अगर जो हम यहाँ पे ध्यान रखना, अगर जो आप पाषाण खंड को, ये पत्थर को पानी में डुबोते हो, ठीक है, मान लो यहाँ तक लाया, तो पानी में आप बल लगा रहे हो ना, पानी में आप ऊपर से बल लगा रहे हो। एक बल पानी के नीचे से भी काम करेगा, एक बल पानी से नीचे की तरफ काम करेगा। आप खुद से आप ले सकते हो, पत्थर को पानी में डुबाओ तो आपको लगेगा नीचे से भी कोई धक्का दे रहा है। उसी बल को हम बोलते हैं उत्प्लावन बल। ठीक है, ये भी ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आया हुआ है, उत्प्लावन बल क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आगे बात करें। क्वेश्चन नंबर 2, एक दाब मापी को एक बेल जार में रखा जाता है। दाब मापी जो दाब को मापता है, प्रेशर को मापता है। बेल जार एक डब्बे में रख दिया गया। ठीक है, मान लो बेल जार है, इसके डब्बे में दाब मापी को रख दिया गया, और इस डब्बे में जो भी वायु है, यानी कि वायु निकाल के धीरे धीरे से में वैक्यूम क्रिएट कर दिया गया, तो दाब मापी पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ध्यान रखना, अगर जो आप इस बेल जार से धीरे धीरे वायु को निकालोगे तो दाब मापी के चारों ओर क्या होगा? दबाव कम हो जाएगा, और दबाव कम होने के कारण इसमें पारे का विस्तार होगा। दाब मापी में पारे का विस्तार होगा, और इससे क्या होगा? हमारे दाब मापी में जो पारे का स्तर होगा वो धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? पारे का स्तर बढ़ेगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, आगे बात करें। जब किसी पिंड को, क्वेश्चन नंबर 3 है, जब किसी पिंड को किसी द्रव में डुबोया जाता, अभी मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में डिस्कस किया था, डुबोया जाता है तो उस पर कौन सा बल कार्यरत हो जाता है? ऑप्शन के हिसाब से देखें तो यहाँ पे एक उत्प्लावन बल नीचे की तरफ से कार्यरत हो जाता है। उत्प्लावन बल के ही कारण एक बल और कार्य करता है जिसे हम उत्क्षेप बोलते हैं। उत्क्षेप बल, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, उत्क्षेप बल। ठीक,
नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 4, सार्वत्रिक, अच्छा क्वेश्चन है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक का विमीय सूत्र क्या है? सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक को किससे डिनोट करते हैं? जी से डिनोट करते हैं। इसकी वैल्यू क्या होती है? 6.67 गुणित 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। अब इस यूनिट से हम निकाल सकते हैं क्या? हम निकाल सकते हैं आपका विमा निकाल सकते हैं। न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन किसका विमा होता है? न्यूटन किसका विमा होता है? बल का होता है, ठीक है, बल का मात्रक होता है। मीटर स्क्वायर किसका मात्रक होता है? दूरी स्क्वायर हो जाएगा। मीटर दूरी का मात्रक मीटर होता है तो ये दूरी स्क्वायर हो जाएगा। बल गुणे दूरी स्क्वायर बटे किलोग्राम स्क्वायर, किलोग्राम यानी कि आपका द्रव्यमान का यूनिट है, तो द्रव्यमान गुणे द्रव्यमान कर सकते हो, द्रव्यमान गुणे द्रव्यमान कर सकते हो। अब देखो, अब बल का विमा क्या लेते हो? बल का विमा सबको पता होगा, बल का विमा होता है mL/10⁻²। दूरी का विमा यानी कि L होता है तो L स्क्वायर हो जाएगा ये। उसके बाद आपका नीचे क्या रहेगा? द्रव्यमान का विमा m होता है, m गुणा m हो जाएगा। अब देखो यहाँ से 1m से 1m काट सकते हो और यहाँ पे 1m बचा, नीचे वो ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो -m⁻1 और L यहाँ है, L स्क्वायर यहाँ है, यानी कि -1 L/Q और यहाँ पे आपका T⁻2 है, T⁻2 हो जाएगा। ये आपका किसका विमा हो जाएगा? सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। देखो, अगर जो आपको यूनिट पता रहेगी तो आसानी से आप यहाँ पे विमा निकाल सकते हो, यानी कि यहाँ पे कौन सा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे बात करें ग्रह के गति का केपलर नियम। देखो, केपलर ने ग्रहों के गति के संबंध में 3 नियम दिए थे, ठीक है, 3 नियम दिए। उसमें पूछा है ग्रह गति का केपलर नियम यह बताता है कि कालावधि का वर्ग किसके बराबर होता है? टी स्क्वायर, कालावधि को टी से डिनोट करते हैं, वर्ग किसके बराबर होता है? RQ के बराबर होता है। ये केपलर के गति के तीसरे नियम के अनुसार होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अर्घ दीर्घ अक्ष के घन के बराबर होता है। ठीक, जो लोग केपलर का नियम पढ़े होंगे उसका आंसर आसानी से देंगे। आसानी से आज का क्वेश्चन सीरीज सारे इंपॉर्टेंट है, आसान भी है। एक पहिया ठेला किसका उदाहरण है? उत्तोलक पढ़े होंगे आप लोग, उत्तोलक, सरल मशीन पढ़े होंगे आप लोग। 3 प्रकार के उत्तोलक होते हैं, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, ठीक है, प्रथम, द्वितीय, तृतीय। और ये किस प्रकार का उत्तोलक है? ये द्वितीय प्रकार का उत्तोलक है। द्वितीय प्रकार के उत्तोलक में क्या होता है? भार बीच में होता है, भार बीच में होता है। भार को किससे डिनोट करते हैं? यहाँ पे भार को हम L से डिनोट करते हैं, यानी कि लोड बोलते हैं, ठीक है, ये लोड। उसके बाद एक तरफ आपका एफर्ट होता है, यानी कि प्रयास होता है, ठीक है, प्रयास होता है, और दूसरी तरफ आपका आयाम होता है, आयास होता है, ठीक है। ये एफर्ट हो गया यानी कि प्रयास हो गया, और एक बीच में भार हो गया, और इधर यहाँ पे आलम होता है, ठीक है, आलम, जिसे हम फुलक्रम बोलते हैं। ये आपका द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक है। तो इसमें इसका उदाहरण आपका एक पहिया ठेला हो गया, ठीक है, एक पहिया ठेला हो गया, ध्यान रखिएगा। और एक और चीज़ पूछा जाता है, द्वितीय श्रेणी का जो उत्तोलक होता है उसका यांत्रिक लाभ कितना होता है? तो इसका यांत्रिक लाभ 1 से अधिक होता है, 1 से अधिक होता है। प्रथम प्रकार के उत्तोलक का यांत्रिक लाभ क्या होता है? प्रथम प्रकार के उत्तोलक का अगर जो एग्जाम्पल पूछे तो कैंची हो गया, कैंची हो गया। इसमें भार एक तरफ होता है और प्रयास एक तरफ, और फुलक्रम बीच में होता है। यांत्रिक लाभ 1 से अधिक, 1 के बराबर भी हो सकता है। तृतीय प्रकार के उत्तोलक का यांत्रिक लाभ 1 से अधिक होता है, ठीक है, यहाँ पे इसका 1 से अधिक हो जाएगा और ये 1 से कम हो जाएगा तृतीय प्रकार के उत्तोलक का, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और तृतीय प्रकार के उत्तोलक की एग्जाम्पल अगर जो आप देखेंगे तो चिमटा आपका होता है, चिमटा, ठीक है। इसमें आपका भार एक तरफ होता है और आपका जो प्रयास लगाते हो, एफर्ट लगाते हो, वो यहाँ पे होता है, ठीक है, एफर्ट या बीच में होता है, और फुलक्रम आपका किनारे होता है। ये ध्यान रखिएगा। 3-4 चीज़ें बताई जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए। नेक्स्ट बात करें, बादल किस कारण से वायुमंडल में तैरते हैं? बादल किस कारण से वायुमंडल में तैरते हैं? तो निम्न घनत्व के कारण। किसके कारण? निम्न घनत्व के कारण। तो बादल हवा में तैरते हैं क्योंकि समान आयतन के जो बादल होते हैं उनका घनत्व समान आयतन के, जो सूखी, देखो हवा होती है, एक तो सूखी हवा होती है, एक तो बादल होते हैं, 2 चीज़ें होती हैं। तो इसमें घनत्व ही निम्न घनत्व के कारण बादल हवा में तैरते हैं, ठीक है। जो बादल हवा होती है वो सूखी होती है, इस कारण से बादलों का घनत्व निम्न हो जाता है, ठीक है। तो डेंसिटी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट बात करें, आपेक्षिक आर्द्रता को किस रूप में व्यक्त किया जाता है? सबसे पहला क्वेश्चन हम आपसे पूछेंगे, जो आर्द्रता होती है किससे मापा जाता है? तो हाइग्रोमीटर, ठीक है, हाइग्रोमीटर।
और यहाँ पे बात क्वेश्चन हो रही है आपेक्षिक आर्द्रता को किस रूप में व्यक्त किया जाता है, तो ध्यान रखिएगा प्रतिशत में, ठीक है, प्रतिशत में, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट बात करें, सड़क पर चलते समय किसी बैलगाड़ी के पहिए की गति किसका उदाहरण। देखो गति की बात कर रहे हैं तो तीन प्रकार से आप देखते हो, एक तो सीधे चलती है जिसे आप रैखिक गति बोलते हो, ठीक है, सीधे चलती है जिसे आप रैखिक गति बोलते हो। एक तो आपका जो पहिया घूमता है जिसे आप घूर्णी गति बोलते हो। एक तो आपने देखा होगा दोलनी गति, जो इधर उधर घड़ी का पेंडुलम होता है, दोलनी गति। एक और गति होती है जिसे आदान प्रदान गति बोलते हैं। लेकिन ये जो आपसे पूछ रहा है सड़क पर चलने वाली बैलगाड़ी के पहिया, तो ये आपका घूर्णन गति करता है, साथ में आपका स्थानांतरित गति भी करता है, घूमता भी है और आगे भी बढ़ता रहता है, यानी कि स्थानांतरित के साथ आपका घूर्णी गति, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट बात करें, धातु की शुद्धता। धातु की शुद्धता का निर्धारण किसकी सहायता से किया जाता है, तो इसमें ऑप्शन के हिसाब से देखें तो आर्किमिडीज का सिद्धांत इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत सी धातुएं ऐसी होती हैं जिनको द्रव में डुबो कर देखा जाता है कि शुद्ध है या नहीं। द्रव में डुबोने से तो हम घनत्व का पता कर सकते हैं, उत्प्लावकता का पता कर सकते हैं, ठीक है, तो इससे हम शुद्धता का निर्धारण कर सकते हैं। विशेषकर सोने का निर्धारण इससे किया जाता है, ध्यान रखिएगा आर्किमिडीज का सिद्धांत धातु की शुद्धता के निर्धारण में भी किया जाता है। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 11। एक सुई या पिन जल के पृष्ठ पर किस कारण से प्लवमान होती या तैरती रहती है, तो इसका आंसर होगा पृष्ठ तनाव, पृष्ठ तनाव के कारण ऑप्शन नंबर ए, ठीक। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 12। किसी दरवाजे को आसानी से खोलने के लिए, ठीक है, हम यहाँ पे मान लीजिए दरवाज़ा बनाते हैं, ठीक है, हम यहाँ पे कहाँ गया, दरवाज़ा बनाते हैं और दरवाजे को दीवार से यहाँ पे कब्जा लगाते हैं। यहाँ पे हमने कब्जा लगा दिया, 2 कब्जा। अब इसको खोलने के लिए कब्जे को कहाँ यहाँ लगाएंगे, ये हमने लगाया, क्या बोलते हैं उसको, कब्जा। अब इसके लिए हैंडल कहाँ लगाएंगे, हम यहाँ लगाएंगे हैंडल, कि यहाँ लगाएंगे, कि यहाँ लगाएंगे, कि यहाँ लगाएंगे। हैंडल को हम यहाँ लगाते हैं, यानी कि कब्जे से दूर लगाते हैं, जितनी दूर हो सके हैंडल को हम यहाँ लगाते हैं जिससे हम दरवाजे को आसानी से खोल सकें। तो कब्जों के पास नहीं, मध्य बिंदु से दूर ये भी नहीं, बीच में नहीं, यानी कि उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर क्या हो जाएगा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा कब्जे से जितना हो सके दूर लगाने की कोशिश करते हैं। इसमें एक फॉर्मूला होता है टाउ बराबर F/D, आपने पढ़ा होगा बलागुण का, वो यूज होता है, ठीक है। सारी चीज़ें फिजिक्स ही हैं जो आप देखते हो। नेक्स्ट बात करें, एक मीनार के शीर्ष पर खड़े, ये इसका आंसर बहुत आसान होगा। एक मीनार पर खड़े शीर्ष पर कोई व्यक्ति है जो खड़ा है, ठीक है, उसके पास 2 गोलक है ए और बी, दोनों को एक साथ गिरा देता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही होगा, तो दोनों एक साथ पृथ्वी पर पहुंचेंगे, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 14। 1 नैनोमीटर किसके बराबर होता है। नैनोमीटर की बात करें तो नैनोमीटर 10⁻⁻⁹ मीटर के बराबर होता है 1 नैनोमीटर, ठीक। और यहाँ पे 10⁹ किसके बराबर होता है, तो 1 गीगामीटर, 1 गीगामीटर, ठीक है, 1 गीगामीटर के बराबर होता है। और 10 पे ये तो छोड़ दीजिए। और यहाँ पे ध्यान रखना आपका और क्या क्या पूछा जाता है, आपका 10⁻6 पूछा जाता है, 10⁻⁻6, 10⁻⁻6 माइक्रोमीटर के बराबर होता है, ठीक है। 10⁻12 पूछा जाता है, 10⁻12 पिकोमीटर के बराबर होता है। 10⁻15 ये आपका होता है फेम्टोमीटर। और वहीं पे अगर जो आपसे पूछे 10⁻6 किसके बराबर होता है, मेगा के बराबर होता है। 10⁻9 किसके बराबर होता है, गीगा के बराबर होता है। 10⁻12 पूछे तो आपका टेरा के बराबर होता है, ठीक है। उस पर 10⁻15 पूछे तो पेटा के बराबर। इसको आपको याद करना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन आपका यहाँ से 100% इस बार आना ही आना है। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 15 की। यदि किसी कोई वस्तु है, पिंड है या वस्तु है या पिंड है, ठीक है, वस्तु है या पिंड है, एक वृत्त में एक समान चाल से घूम रही है। मान लो ये वृत्त है और यहाँ पे कोई वस्तु है एक समान चाल से घूम रही है, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगा, तो ध्यान रखना एक समान चाल से घूम रही है तो उसका वेग हमेशा समान होगा। वेग समान होगा लेकिन दिशा समान नहीं होगी, ध्यान रखना। इसीलिए आपका जो आपका वेग होता है वो आपकी सदिश राशि होती है, दिशा की भी आवश्यकता होती है। अगर जो वस्तु यहाँ है तो उसकी दिशा तो इधर होगी ना, वस्तु यहाँ है तो वेग तो इधर ही जाएगा, गोल घूम रहा है, दिशा इधर होगी। इधर है तो दिशा इधर होगी, इधर है तो दिशा इधर होगी, ठीक है। वेग लेकिन यहाँ पे इधर ही घूमेगा, ठीक है। ऐसे वेग समान होगी, दिशा अलग अलग होगी, तो यहाँ पे वेग एक समान होगी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। सदिश राशि है, आपको पता है परिमाण और दिशा दोनों है। नेक्स्ट बात करें 16। निम्नलिखित में से क्या वेक्टर परिमाण नहीं है। यहाँ पे देखो इसका आंसर थोड़ा सा नहीं होगा, क्योंकि वेक्टर मतलब होता है सदिश, ठीक है। सदिश की बात करें, आपका बलागुण भी है, वेग भी है
विस्थापन भी है। गति इसका राइट आंसर हो जाएगा, नहीं है, ठीक है, गति। नेक्स्ट बात करें, एक समान वेग से चल रही गाड़ी में एक व्यक्ति प्लेटफार्म पर एक गेंद फेंकता है। प्लेटफार्म, गाड़ी चल रही है, आप प्लेटफार्म पर गेंद फेंकोगे तो बाहर से खड़ा कोई परीक्षक जो देखेगा उसको लगेगा गेंद कैसी गिर रही है, उसको लगेगा गेंद परवलयाकार गिर रही है। अब देखो यहाँ पे ट्रेन जा रही है, ठीक है, ये ट्रेन जा रही है, अब आपने ट्रेन से गेंद बाहर फेंका, ट्रेन तो आगे चली गई, गेंद वहीं गिरी, और अब बाहर से जो देख रहा परीक्षक उसको लगेगा कि गेंद ऐसे गिर रही है, ठीक, परवलयाकार, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, गुब्बारे से भरी हुई कोई गेंद, ठीक है, गैस से भरा हुआ कोई गुब्बारा है, उस पर आप नाखून से दबाओगे तो जल्दी फूटेगा, सुई से दबाओगे जल्दी फूटेगा, क्योंकि सुई गुब्बारों पर नाखून की तुलना में अधिक दाब डालती है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट बात करें, बर्फ के बुरादे, ज़्यादातर एग्जाम्पल्स ही मैं कर रहा था, एग्जाम्पल्स पूछे जाते हैं। क्वेश्चन है, बर्फ को बुरादे में क्यों पैक किया जाता है। देखो, बर्फ को बात करें, पिघलने के लिए एक ऊष्मा की आवश्यकता होती है, ठीक है, और ऊष्मा, यही ऊष्मा जो होती है ये गुप्त ऊष्मा बोला जाता है, ठीक है। अब अगर जो हम बात करें, जो लकड़ी का बुरादा होता है ऊष्मा का अच्छा चालक नहीं होता। अब अगर जो इसको लकड़ी के बुरादे में पोत देंगे या फिर लकड़ी के बुरादे में रख देंगे तो ये ऊष्मा अवशोषण नहीं कर पाएगा, जिससे ये बर्फ जल्दी नहीं पिघलेगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बर्फ आसानी से पिघलने नहीं देता, कुचालक होता, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कुचालक होता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट बात करें, बारिश के दिनों में ध्वनि अधिक दूरी तक सुनाई देती है, इसका क्या रीजन होता है। तो आर्द्र वायु में बात करें, ध्वनि अधिक तेजी से यात्रा करता है, ध्यान रखिएगा, आर्द्र वायु में ध्वनि जो होता है अधिक तेजी से यात्रा करता है, गमन करता है, तो इस कारण से हमें ध्वनि अधिक तेज सुनाई देती है, अधिक दूर तक सुनाई देती है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो आशा है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, सारे क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर देना अगर जो अभी तक नहीं किया हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।